हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि जावा में स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, जावा में स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का यूज हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझने के लिए हम एक रियल एग्जांपल बनाकर आपको समझाएंगे। तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमें सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है। मान लीजिए कोई मेथड है और उस मेथड को एक से अधिक क्लासेस के इनसाइड से कॉल किया जा रहा है मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो होगा ये कि वो मेथड बारी बारी से सारी क्लासेस के लिए चलेगी, तो इससे हमारा जो आउटपुट होगा वो सिस्टमेटिक प्रिंट नहीं होगा। तब हमें उस मेथड को सिंक्रोनाइज बनाना पड़ता है, और जब आप उस मेथड को सिंक्रोनाइज बनाते हैं तो फिर पहले एक क्लास के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर अगली क्लास के लिए प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर अगली क्लास के लिए प्रोसेस कंप्लीट होगा, और हमारा जो आउटपुट है वो एक सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएगा और हमें पूरा सटीक आउटपुट हमें दिखाई देगा। इस वजह से हम सिंक्रोनाइज्ड प्रोसेस का यूज़ करते हैं। ओके, अब इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बनाया है, और उस एग्जांपल के इनसाइट मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है टेबल प्रिंट करवाने का। और मैं यहाँ पर दो क्लासेस यूज़ करूँगा, और दोनों क्लासेस की हेल्प से मैं दो अलग अलग टेबल प्रिंट करवाऊँगा। एक बार मैं 2 का टेबल प्रिंट करवाऊँगा और एक बार मैं 5 का टेबल प्रिंट करवाऊँगा। पहले अव्यवस्थित तरीके से जो आउटपुट आपके सामने दिखेगा वो दिखाऊँगा, और उसके बाद फिर उसको व्यवस्थित करने के लिए मैं इस मेथड को सिंक्रोनाइज बनाऊंगा और आपको सिंक्रोनाइज का जो इम्पोर्टेंस है वो समझाऊंगा कि सिंक्रोनाइज आखिर क्यों बनाना पड़ा। फिर इसके बाद मैं आपको स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आप स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर एक क्लास हमने ली है प्रिंट टेबल, और इसके इनसाइड एक मेथड बनाया है शो टेबल नेम का, जो कि पैरामीटराइज्ड है, और इसके आर्गुमेंट में हमने पास किया इंटीजर एक्स। एक्स वो वेरिएबल है जिसके इनसाइड वो वैल्यू आएगी जिसका हमें टेबल प्रिंट करवाना है। ठीक है, लॉजिक बनाया है हमने टेबल प्रिंट करवाने के लिए। उसके लिए मैंने हेल्प लिया है फॉर लूप का, और इसको इनिशलाइज किया 1 से, और कंडीशन डाला है मैंने 10। ऐसा इसलिए डाला है क्योंकि जो टेबल प्रिंट होता है वो 1 to 10 तक चलता है। ओके, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स में सबसे पहले अगर किसी क्लास के इनसाइड से इस मेथड को कॉल किया जाए और 2 आए, तो वो 2 इस एक्स के इनसाइड आएगा, और ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है एक्स इंटू आई वो इसके इनसाइड आएगा। यानी कि 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4, 2 into 5, 2 into 6, 2 into 7, 2 into 8, 2 into 9, 2 into 10। इस तरीके से यहाँ पर 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब मुझे दो अलग अलग क्लासेस लेनी है। अब अगर मुझे दो अलग अलग क्लासेस लेनी है तो मैं एक क्लास ले रहा हूँ थ्रेड 1 और दूसरी क्लास ले रहा हूँ मैं थ्रेड 2, और दोनों ही क्लासेस के इनसाइड मुझे मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो सीधी सी बात है कि मुझे थ्रेड नेम की क्लास को यहाँ पर इनहेरिट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर थ्रेड नेम की क्लास को इनहेरिट किया है, थ्रेड 1 नेम की क्लास में भी किया है और थ्रेड 2 नेम की क्लास में भी किया है। और सीधी सी बात है कि यहाँ पर आपको रन नेम की मेथड को ओवरराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैंने रन नेम की मेथड को ओवरराइट किया है, और यहाँ पर भी मैंने रन नेम की मेथड को ओवरराइट किया है। बात यह है कि इन दोनों क्लासेस के इनसाइड से मुझे शो टेबल नेम की मेथड को कॉल करना है। तो शो टेबल नेम की मेथड को तभी कॉल कर पाऊंगा जब प्रिंट टेबल नेम की क्लास का मेरे पास ऑब्जेक्ट हो। अब प्रिंट टेबल नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट मुझे लाना है मेन मेथड के इनसाइड से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा मेन मेथड है, और इसके इनसाइड मैंने प्रिंट टेबल नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे पहुँचाना है यहाँ पर, तो मैं थ्रेड 1 का और थ्रेड 2 का दोनों का ही अपनी अपनी क्लासेस के इनसाइड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लूँगा। और बनाने के बाद यहाँ पर ये जो प्रिंट टेबल नेम की क्लास है जिसका मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी कि ये जो प्रिंट टेबल नेम की क्लास है इसका मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पर प्रिंट टेबल नेम की क्लास का रेफरेंस बाहर बनाऊँगा और यहाँ पर अंदर इसे पास कर दूंगा। तो होगा ये कि इस प्रिंट टेबल नेम की क्लास के इनसाइड मैं यहाँ से, यानी कि थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों का ही ऑब्जेक्ट बनाकर इसके इनसाइड इस ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा, जिससे होगा ये कि इसे भी ऑब्जेक्ट मिलेगा और इसे भी ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। और जब इस रेफरेंस के इनसाइड ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो इस ऑब्जेक्ट को मैं असाइन कर दूंगा प्रिंट टेबल नेम की क्लास के रेफरेंस में। ओके, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ चुका होगा, तो क्या करेंगे,
कि इस क्लास के इनसाइड से भी शो टेबल को कॉल कर देंगे और इस क्लास के इनसाइड से भी शो टेबल को कॉल कर देंगे। यहाँ से 2 का टेबल प्रिंट करवाना है इसलिए 2 वैल्यू डालेंगे, यहाँ से 5 का टेबल प्रिंट करवाना है इसलिए 5 वैल्यू डालेंगे और फिर फाइनली यहाँ पर स्टार्ट नेम की मेथड को कॉल कर देंगे दोनों से, यानी कि थ्रेड 1 से भी कॉल करेंगे, थ्रेड 2 से भी कॉल करेंगे। तो होगा ये कि एक बार ये शो टेबल क्लास थ्रेड 1 के लिए चलेगा और एक बार क्लास थ्रेड 2 के लिए चलेगा। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कंपाइल और रन करके। मैंने CMD ओपन किया यहाँ पर और मैं यहाँ पर कंपाइल कर लेता हूँ इसे और जैसे ये कंपाइल हो जाता है तो मैं यहाँ पर इसे रन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से हो रहा है। इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किसका टेबल प्रिंट हो रहा है और किसका टेबल नहीं प्रिंट हो रहा है, मतलब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। तो हमें दोनों क्लासेस के लिए सेपरेट टेबल प्रिंट करवाना है, यानी कि हम चाहते हैं कि पहले थ्रेड 1 नेम का जो क्लास है उसके लिए पूरा कंप्लीट हो जाए, फिर थ्रेड 2 के लिए पूरा कंप्लीट हो जाए, या फिर थ्रेड 2 के लिए पहले पूरा मतलब टेबल प्रिंट हो जाए या फिर थ्रेड 1 के लिए पूरा टेबल प्रिंट हो। तो ऐसा अगर हम चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मेथड है इस मेथड को आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज्ड बना देना है। बहुत आसान है। जैसे आप इस मेथड को सिंक्रोनाइज बना देंगे और कंपाइल और रन करके चेक करेंगे तो आपको बेटर आउटपुट मिल जाएगा, यानी कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटपुट आपको मिल जाएगा। हमने इसको कंपाइल कर दिया है और कंपाइल करने के बाद हमने यहाँ पर इसे रन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आउटपुट जो मिल रहा है, पहले 2 का टेबल पूरा प्रिंट हो रहा है और फिर उसके बाद 5 का टेबल पूरा प्रिंट हो रहा है। तो ये बेनिफिट होता है सिंक्रोनाइज्ड मेथड बनाने से, यानी कि सिंक्रोनाइजेशन से ये बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब बात कर रहे हैं हम स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन की। तो कुछ भी नहीं करना है, अगर ये मेथड स्टैटिक हो तो ये स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन कहलाएगा। और इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आपको जो प्रिंट टेबल नेम की क्लास है इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रूल पढ़ा है कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो उसे सीधे क्लास नेम से कॉल किया जा सकता है। तो आपको इतना तामझाम जो आपने किया है वो नहीं करना है, यानी कि आपको यहाँ पर प्रिंट टेबल नेम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है, ये हमने हटा दिया। तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं तो हमें ऑब्जेक्ट पास भी नहीं करना पड़ेगा, और अगर हमने ऑब्जेक्ट पास नहीं किया है तो हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने यहाँ से ये जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया है ये भी हमने हटा दिया यहाँ से, ओके। और यहाँ पर हम सीधे ही जो हमारी क्लास है प्रिंट टेबल, इससे हम कॉल कर देंगे शो टेबल नेम की मेथड को। बहुत आसान है। यहाँ पर हमने शो टेबल नेम की मेथड को कॉल कर दिया है, यहाँ पर भी हमने शो टेबल नेम की मेथड को कॉल कर दिया सीधे क्लास नेम से। हमारा काम हो गया, आउटपुट हमें वही मिलेगा। तो ये बेनिफिट होता है स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद हम यहाँ पर इसे रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको वही आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है। ये इस बार थ्रेड 2 नेम की क्लास के लिए पहले आउटपुट मिला है, तो ये कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। मैं पहले जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं उनमें मैं बता चुका हूँ आपको कि ये जो प्रोसेस होता है ये इतना जल्दी चलता है कि कभी ये दूसरे के लिए चल जाता है, कभी पहले के लिए चल जाता है, ठीक है। तो ये जो कंट्रोल होता है ना, ये हमारे हाथ में नहीं होता। ये कंट्रोल जो होता है ये JVM कंट्रोल करता है, और ये पूरा का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता है। इस वजह से ऐसा होता है कि कभी कोई आउटपुट पहले चलेगा, कभी कोई आउटपुट बाद में चलता हुआ आपको दिखाई देगा, लेकिन होता ऐसा नहीं है। वो इतना फास्ट चलता है कि हमें पता नहीं चल पाता कि कौन सा पहले चला और कौन सा बाद में चला है। इस वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट से बेनिफिट हमें ये मिला है कि पहले एक क्लास के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, फिर दूसरी क्लास के लिए पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, ये बेनिफिट हमें मिला है। और स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो बेटर नहीं है। अदरवाइज़ आप
विदाउट ऑब्जेक्ट सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो आप बिल्कुल स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बताया, या फिर यूँ कहें कि पूरा ही सिंक्रोनाइजेशन मैंने इस लेक्चर के इनसाइड कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको सिंक्रोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।